गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th अकाउंट्स में आज मैं अपनी नई किताब के साथ आपको आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने आज आपकी नया सिलेबस और नई किताब जो देखी है अकॉर्डिंग टू मी वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज हम उसका सेकंड लेसन जो है वो है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार को हम पढ़ने जा रहे हैं। लेखांकन सैद्धांतिक आधार में हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने पिछले चैप्टर में जो चर्चा की कि लेखांकन की जो क्रिया है जिसके अंदर हम वित्तीय प्रकृति के लेखों को वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का क्या करते हैं, उसका अभिलेखन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद उसका सारांश निकालकर उससे संबंधित उपयोगी सूचनाएं हमारे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी एक व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करती है, अर्थात उसने क्या कमाया है, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या उसकी आर्थिक स्थिति रही, उस चीज़ का चित्रण उसके अंदर होता है और वह अपने आंतरिक और बाह्य जो भी उपयोगकर्ता होते हैं उनको वो प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। अब आता है कि जो हमारे लेखांकन करने के जो आधार हैं उनको वो कोई सैद्धांतिक आधारों पर करती है। तो वो आधार क्या हैं, उसको हम सैद्धांतिक आधार बोलते हैं, जिनके आधार पर क्या किया जाता है, लेखांकन क्रियाएं की जाती है। आज हम अपने इस चैप्टर में हमारा टॉपिक देखिए, थ्योरेटिकल हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे लेसन में, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें जो होती है इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो आज इस लेसन के माध्यम से हम सैद्धांतिक आधार की आवश्यकताओं को पहचानेंगे। सैद्धांतिक आधार के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आता है लेखांकन के सिद्धांत। ठीक है, लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं? लेखांकन के सिद्धांत होते हैं कि लेन देनों का अभिलेखन जो किया जाता है उसमें एकरूपता लाने के लिए लेखांकन व्यवसाय द्वारा कई नियमों और सिद्धांतों का विकास किया गया है और उसकी पालना करना, यानी किसी भी व्यावसायिक लेन देन का अपलेखन में एकरूपता और समानता लाने के लिए लेखांकन व्यवसाय द्वारा कई सिद्धांतों का जो विकास किया गया है, जिन्हें हम अवधारणाओं के नाम से, सिद्धांतों के नाम से, परिपाटियों के नाम से, परिवर्तन सिद्धांत या मान्यताओं के नाम से हम जानते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं लेखांकन के सिद्धांत। ठीक है, लेखांकन के सिद्धांत है उनका जन्म और विकास एक लंबी अवधि के उपरांत अनुभवों और तर्कों, अपनी बुद्धि, ऐतिहासिक परंपराओं, कुछ व्यक्तियों के कथनों, पेशेवर संस्थाओं आदि के आधार पर किया गया है। जो हमारे लेखांकन के सिद्धांत हैं वे स्थिर प्रकृति के नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण परिवर्तन होता है, इस कारण क्या होता है, वित्तीय सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं और पेशेवर संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार ये क्या होते हैं, परिवर्तनशील भी होते रहते हैं। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में सब चीज़ें नहीं पढ़ते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमारे लेखांकन के महत्वपूर्ण सिद्धांत या मान्यताएं या अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। तो आप चलेंगे, आप अपने इस पेज पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, इस पर लिखा हुआ आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, जिसमें आपको बहुत सारी लेखांकन संकल्पनाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। संकल्पना बोल दें या मान्यताएं बोल दें या अवधारणाएं बोल दें, आपको मैं ये समझाने चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें समान ही होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में। तो हम सबसे पहला सिद्धांत डिस्कस करेंगे। आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको लेखांकन की संकल्पनाएं या लेखांकन के सिद्धांत जो हैं ये आपको आने चाहिए, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेखांकन के सिद्धांत के बाद में आपका सेकंड टॉपिक दे रखा है संकल्पनाओं के रूप में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला आता है व्यावसायिक इकाई संकल्पना। आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछा जाएगा कि लेखांकन की संकल्पनाओं में व्यावसायिक इकाई की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो आज मैं आपको उसको शॉर्ट में मेरी भाषा में समझाती हूँ। किताब की भाषा आप पढ़ते जाएं, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में उसको शॉर्टली समझाती हूँ कि एक व्यावसायिक इकाई अवधारणा क्या है, जिसको हम बोलते हैं व्यवसाय के अस्तित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवसाय के पृथक अस्तित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। कहते हैं व्यावसायिक इकाई अवधारणा के अंतर्गत ये बताया गया है इस अवधारणा में कि एक व्यवसाय का
उसके व्यवसाय के स्वामी से उसका पृथक अस्तित्व होता है, अर्थात ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनका मानना है कि जब कोई एक स्वामी किसी व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा नियोजित करता है, निवेश करता है, जो कि पूंजी लगाता है, तो वह उस व्यवसाय के लिए देयता के रूप में होती है। अर्थात व्यवसाय अलग है, व्यवसाय में पैसा लगाने वाला व्यक्ति अलग है, अर्थात स्वामी अलग है। तो जब एक व्यवसाय का लेखांकन किया जाता है तो वह व्यवसाय के लिए क्या बन जाता है, एक देनदारी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, यानी पूंजी लगाने वाला व्यक्ति व्यवसाय से वह पैसे लेने का हकदार होता है, यानी व्यवसाय के लिए वो देयता मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है। इसी प्रकार अगर व्यवसाय का स्वामी अगर व्यवसाय में से पैसा अपने निजी प्रयोग के लिए आहरण करता है, ड्राइंग्स करता है, निकालता है, तो व्यवसाय के अंदर जो व्यवसाय की जो देयता है वो उसमें क्या आती है, कमी आती है। अर्थात व्यवसायी को जो पैसा देना था अब उसे वो कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवसायिक पृथक व्यवसाय की अस्तित्व की संकल्पना जिसको हम कहते हैं, या व्यवसायिक इकाई की संकल्पना हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक व्यवसाय का अपने स्वामी से क्या होता है, पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, तो पहली संकल्पना आज पूरी की है मैंने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी संकल्पना जिसको हम कहते हैं मुद्रा मापन संकल्पना या मुद्रा मापन अवधारणा। ठीक है, इस मुद्रा मापन अवधारणा में क्या बताया गया है, उसके अनुसार बताया गया है कि लेखांकन केवल वही लेन देन घटनाओं का व्यापार के लेखा पुस्तकों में लेखांकन होता है या दर्ज किया जाता है जिनको मुद्रा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? अर्थात जैसे कि 1000 रुपये का माल बेचा, तो हम यहाँ इसमें माल कितने रुपए का बेचा है, 1000 रुपये का बेचा है, तो ये मुद्रा में मापन हो रहा है, तो हम उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लेखा पुस्तकों में दर्ज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लेन देन जिसे मुद्रा के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता है, तो हम उसे लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कि प्रबंधकों की नियुक्ति, निष्ठावान कर्मचारियों का समूह, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं, एक संस्था में 40 कुर्सियां हैं, 50 मेज हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, मूल्य नहीं है, ये क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे बोलें कि 10,000 रुपये की कुर्सियां हैं, 15,000 रुपये की मेज़ें हैं, तो हम इसको मुद्रा में माप रहे हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, आराम से लेखा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी आती है हमारी महत्वपूर्ण अवधारणा, जो आती है आपकी सतत व्यापार की परिकल्पना, सतत व्यापार की संकल्पना। अब आता है सतत व्यापार की संकल्पना क्या होती है। सतत व्यापार की संकल्पना में ये माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, या यूँ बोलें कि उसका परिमापन पूर्व अनुमानित भविष्य से नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह संपत्तियों के तुलना पत्र में अपने क्रय मूल्य पर दिखाने का आधार प्रदान करती है। ठीक है, कैसे करती है, देखिए इसको यहाँ एक उदाहरण से समझाया भी गया है कि मान लीजिए हम 50,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदते हैं, 50,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदते हैं जिसका अनुमानित वर्ष क्या है, 5 वर्ष है। तो इसका अर्थ है कि हमने उससे प्राप्त होने वाली सेवाओं का इतना मूल्य चुकाया है, इसलिए उचित नहीं होगा कि हम उस कंप्यूटर को पूरे मूल्य को खरीद के वर्ष के आगम पर प्रभार माने। इसके बजाय इसे पूरा खर्चे को इस्तेमाल करने वाले वर्ष के अंतराल में इसको क्या करना चाहिए, बांटकर ही विभिन्न वर्षों की आमद पर प्रभार माना जाएगा। इस अवधारणा हमें व्यवसाय की निरंतरता की अनुमति के कारण ये अनुमति देती है कि संपत्ति का कुल मूल्य में से उसके वह मूल्य जो उसके विशेष आमद को अर्जित करने के लिए प्रयोग में लिया गया है, उस विशेष आमद में से घटाया जाना चाहिए और परिसंपत्ति के शेष मूल्य को परिसंपत्ति के अनुमानित आयु के अन्य वर्षों में हस्तांतरित कर देना चाहिए। जैसा कि
इस उदाहरण में था 5 वर्षों तक लाभ हानि खाते से 10-10 हज़ार रुपये हम प्रभावित करते रहेंगे, अर्थात हम उसमें से लेते जाएंगे, लाभ में से कम करते जाएंगे। निरंतरता की अवधारणा न होती तो पूरा 50,000 रुपये जो मूल्य होता वो उस वर्ष की परिसंपत्तियों के क्रय संपत्तियों के अंदर लिख दिया जाता, जो कि कभी सही नहीं होता है ना। क्योंकि व्यवसाय की चीज़ खरीद रहे हैं, वो 5 साल तक काम आएगी तो 5 सालों में उसका उपयोग होगा, 5 सालों को वो लाभान्वित करेगी तो 5 सालों में उसका बांट देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा क्या है? ये बताती है व्यावसायिक क्रियाओं के आर्थिक परिणाम को जानने के लिए, व्यवसाय की ठीक वित्तीय स्थिति को जानने के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद अंतिम खाते अर्थात जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। व्यावसायिक इकाई को एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा अवधि को अपनाना चाहिए। तो लेखांकन अवधि अर्थात एक साल का एक पीरियड, जो कि आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है या 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर आपकी लेखांकन अवधि होगी जिसके लिए आप अपना क्या करेंगे, अंतिम खाते बनाकर उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। यानी लेखांकन अवधि अवधारणा कहती है कि एक लेखांकन अवधि होती है जिसका एक निश्चित समय होना चाहिए और उसी के अनुसार उसकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी आती है लेखांकन अवधि के बाद में अवधारणा आती है, वो आती है लागत की अवधारणा। इसकी अवधारणा आती है नेक्स्ट, वो आती है हमारी लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा क्या है? इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लागत की अवधारणा में कि लागत संकल्पना की मुख्य आवश्यकता है कि सभी परिसंपत्तियों को पुस्तक में उनके क्रय मूल्य पर ही अपलिखित किया जाना चाहिए। यह क्रय मूल्य परिसंपत्ति की प्राप्ति मूल्य, उसके अंदर उसको लाने, उसको एस्टिब्लिशमेंट करने, जैसे लाने के लिए आपने मजदूरी चुकाई है या कोई और गाड़ी भाड़ा चुकाया है, एस्टिब्लिशमेंट करने के लिए आपने किसी को पैसे पेमेंट किए हैं, उन सभी को क्या कर देना चाहिए, उसकी लागत में जोड़। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट यही होती है बेटा कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं और जब तक उसको हम विक्रय योग्य नहीं बना लें और तब तक जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक चीज़ खरीद के लेके आए रॉ मटेरियल, फिर हमने उसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके पैकिंग की, पैकिंग करके लेबल चिपकाया, तो ये सारी जितनी भी कॉस्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, उस वस्तु की कॉस्ट कहलाएगी, लागत कहलाएगी। ये थोड़ा ना कि वस्तु का उत्पादन किया बस हो गया, साहब चीज़ तैयार हो गई, अब भाई उसको डब्बे में पैक भी करना है, उसके एडवर्टाइजिंग भी करनी है, तो ये सब खर्चे भी तो उसके मूल्य में जुड़ेंगे लागत में। तो लागत ऐसी संपत्ति है, फर्नीचर लाए, खरीद लिया 50,000 रुपये का 48,000 का फर्नीचर है, भाई उस फर्नीचर को लाने में, उसकी पैकिंग करा के घर ला के ठिकाने लगाने में भी तो 2,000 रुपये खर्च हुए। आप फ्रीज़ लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, तो ये कहते हैं कि जो लाकर उसको यूज़ करने के लिए, काम में लेने के लिए योग्य बनाने तक जो खर्चे किए जाते हैं वो उसकी लागत में जोड़ देने चाहिए। ठीक है, ये कहती है हमारी लागत की संकल्पना। ठीक है, इसके बाद जो हमारी आती है वो आती है हमारा द्विपक्षीय संकल्पना। ये तो बहुत इजी है, द्विपक्षीय संकल्पना, जो कि हम डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा है कि 2 पक्षों में लेखा होता है। कहते हैं इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन जिसको लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है 2 पक्ष या 2 खाते अवश्य रूप से प्रभावित करता है, और दोनों पक्ष, कहते हैं ना, लेन देन के लिए 2 पक्षों का होना भी नित्यांत आवश्यक है। तो द्विपक्षीय योजना के अंतर्गत यही होता है कि 2 पक्ष होंगे हमेशा। एक होगा कौन सा पक्ष? डेबिट पक्ष, एक देनदार पक्ष, एक लेनदार पक्ष, यानी 2 पक्षों के लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए राम ने 50 लाख रुपए से निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया है। व्यवसाय में लगाए पैसों की व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ कितनी हो गई? इतने रुपए की वृद्धि। आप पैसा लगाएंगे तो कैश के रूप में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ स्वामी की पूंजी में भी क्या हो गई? उतने ही पैसों की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ इस व्यवहार में? एक तरफ तो रोकड़ खाता और दूसरी तरफ पूंजी खाता प्रभावित हुआ। तो हमेशा 2 पक्ष इफेक्ट करते हैं,
ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रखा है यहाँ पे, देखते हैं। 10 लाख रुपए मूल्य का नगद माल खरीदा। आपके बिजनेस में क्या हुआ, 10 लाख रुपए का माल आया तो स्टॉक 10,000 रुपये से बढ़ गया, और दूसरी तरफ उस 10 लाख के माल को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए आपने उसके चुका दिए, तो आपके पास से क्या हो गया, कैश 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए कम हो गया। तो दो खाते बराबर। तो कहने का क्या मतलब है सीधा सीधा कि एक समीकरण के रूप में भी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं और समान अमाउंट से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं, एक एग्जाम आपको दे रखा है। परिसंपत्तियां बराबर क्या होती है, देयता। परिसंपत्तियों का मतलब होता है एसेट्स, जिसको हम संपत्तियां भी बोलते हैं हमारी, यानी जितनी टू करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स है दोनों को मिलाकर होती है, उसको बोलते हैं हम परिसंपत्तियां। तो परिसंपत्तियां बराबर क्या होती है, पूंजी प्लस देयता, यानी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का योग हमारी टोटल परिसंपत्तियों के बराबर ही होता है। ठीक है, समीकरण के अनुसार परिसंपत्तियां हमेशा स्वामी और बाहरी देनदारियों के बराबर होती है। स्वामी की दावेदारी पूंजी पर होती है, जिसे हम स्वामित्व पूंजी का नाम देते हैं, और देनदारियों में जैसे कि अपने किसी से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट कर रखा है, और किसी से लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं बाहरी दावेदारियों में, लेनदारों की दावेदारी में। ठीक है, तो लेन देनों का अभिलेख सावधानीपूर्वक ठीक ठाक दोनों खातों में किया जाएगा। इसी संकल्पना को बोलते हैं हम द्विपक्षीय संकल्पना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, वो हमारा आता है आगम मान्यता संकल्पना। इसको यहाँ तक ही आज हम पढ़ते हैं।